लिख लीजिए। टेक्निक का नाम है, लिख लीजिए। राइट डाउन इज द नेम ऑफ टेक्निक। राइट डाउन इज द नेम ऑफ टेक्निक। आज के बाद प्रॉस्पेक्ट कुछ भी बोले ना, आप लिखना शुरू कर दो। वो प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ओके, नो मनी, ओके, और क्या सर, मेरा रिलीजन मना नहीं करता, ओके, रिलीजन अलाउ नहीं करता है, रिलीजन अलाउ नहीं करता है, और एटीसी का प्लानिंग हो गया, ओके, एटीसी का प्लानिंग, और रिलेटिव एजेंट, ओके, रिलेटिव, आई विल आस्क माय सीए माय रिलेटिव, ओके, और क्या, आई विल थिंक एंड टेल यू लेटर, ओके, लेटर। जो भी बोल रहा है लिखना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? क्यों? बहुत सिंपल कारण, देखो सीधा यहाँ पर कब्जा है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, लिख रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। मनुष्य जाति के मानसिक विकास का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लोग रिकॉर्डिंग के प्रति बड़े कॉन्शियस होते हैं। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप याद करिए, किसी घर में छोटे बच्चे हैं क्या? छोटे बच्चे किसी घर में हैं? हाथ खड़ा करो। क्या एज है? 2 years। इतनी प्यारी हरकत कर रहा होता है, इतनी प्यारी कुछ काम कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, आपको लगता है चल वीडियो बना लेता हूं मैं, अच्छा हरकत कर रहा है, आप वीडियो बनाने लगते हो, आपकी तरफ देखने लग जाता है। यस और नो? है ना? ये नियम है। ये जो अंदर 550 ग्राम, अच्छा आप देखिए सर, मैं अपने जमाने की बात बताऊं मैं आपको। एक टाइम था जब लोकसभा में, पार्लियामेंट में लोग कुर्सियां फेंकते थे और माइक, अभी एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा होता है वहां। बहुत हुआ तो 2 पेपर उठा के फेंक देते, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है, सारे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। मनुष्य का मस्तिष्क ऐसे ही काम करता है। तो जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, वो फालतू फंडे देना बंद कर देगा। वो बोलेगा पैसा नहीं है, तो आप लिखोगे। नाम क्या सर? सनी। आपने ऊपर कस्टमर का नाम लिखा, तारीख लिखा, और फिर नीचे लिख रहे हो ही हैज नो मनी, तो इसको लगेगा मैं भिखारी बोल दिया मैं लिख के। वो व्यक्ति कॉन्शियस हो जाएगा, बिल्कुल यार इस रिकॉर्ड में जा रहा है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत पावरफुल। मैं तो कहता हूँ आज के बाद है ना, वाइफ भी जो कुछ भी बोलती है ना, लिखना शुरू कर। अरे हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना यार, उससे फायदा होगा। आप समझो प्रॉब्लम क्या है, हमें वाइफ को सब याद रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। शादी हो गई आपकी, है ना? वाइफ आपको बोलती है कि जब मैं पहली बार आई थी आपके घर में, अभी तो मैंने घर के अंदर पाँव नहीं रखा था, उससे पहले आपकी बड़ी बहन ने मेरे को ऐसा बोला था। उस बात को 150 साल हो चुके हैं, उसको लाइन टू लाइन याद है सब। यस सर, बोलो ही मत मेरे से, आपको सुबह का नाश्ता पता नहीं है यार। तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखोगे ना तो वो भी कॉन्शियस रहेगी। बाद में क्या करना है बताता हूँ आपको। सो सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट जो भी बोला, इससे क्या फायदा होगा सर? लिखेंगे ना तो आपको टाइम मिलेगा सोचने का कि मुझे किस चीज का क्या जवाब देना है। अदरवाइज क्या होता है, उसने एक ऑब्जेक्शन किया, आपने जवाब दिया, फिर उसने एक ऑब्जेक्शन किया, जवाब दिया, ऑब्जेक्शन किया, जवाब। ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। नहीं, इसको कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने उसने 2 ऑब्जेक्शन किया, आपने उसके अच्छे जवाब दे दिए ना, तो वो भी और बोलता है इस बार तो कुछ कड़क लेके आऊंगा मैं। वो सुनना बहुत ध्यान से। आप जब प्रोस्पेक्ट के पास मिलने के लिए जाते हैं, प्रोस्पेक्ट आपको अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। उसको लगता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति की बात स्वीकार कर ली तो इससे यह साबित होगा कि मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता है, ये समझदार है, इसका कहा करना पड़ेगा। लोग ऐसे सोचते हैं। और वो मैं सोचता है सलाम ने घास काटा 37 ईयर्स तक, तू बताएगा मेरे को क्या करना है। तो वो सुनता है इसलिए ताकि वो आपको ना बोल सके और अपने आप को महान समझ सके, क्योंकि ना में उसको ताकत महसूस होती है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो लिखेंगे ना तो आपको टाइम मिलेगा किसको मैं कैसे हैंडल, और सारे लिखने के बाद टेक्निक नंबर 2 इस्तेमाल करनी। क्या करना, उसको बोलना कि सर देखिए ऐसा है, विपिन जी ने सारा बोला, लिख लिया उस पर। सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। विपिन जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इन सभी समस्याओं का समाधान आज मीटिंग खत्म होने से पहले कर दूंगा, और आप 100% संतुष्ट हो जाएंगे, 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वैसे इनके सॉल्यूशन दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आज डिसीजन लेंगे? सिंपल। तो देखो कमिटमेंट आ गया ना, अब प्रॉब्लम सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करनी है मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं, तो भी सारा
आप बोलते हो, उसके बाद भी बोलता है नहीं नहीं तो भी मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तो उसको पूछेंगे तो वो कौन सी बात है, तो वो कौन सी बात है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही, इन सब के सॉल्यूशन के बावजूद भी डिसीजन लेने से रोक रही है, क्योंकि मेन बात तो वो है। हेलो, आ गया। माइक की जरूरत लग रही है क्या? नहीं है, माइक की जरूरत नहीं। माइक चाहिए, अभी 40-50 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी माइक की। माइक लगा लीजिए। अच्छा चाहिए। ओके, सो वो जो कुछ भी बोल रहा है लिख लो। अच्छा, अब जब आप उसको बोल रहे हैं कि क्या आप आज डिसीजन लेंगे, वो हाँ बोलेगा, आगे बढ़ जाओ, ना बोलेगा तो उसको पूछेंगे तो वो कौन सी बात है जो डिसीजन लेने से रोक रही है। तो दो तरह के रिस्पॉन्स आएंगे, या तो उसने जो ऑलरेडी बोला है उसको रिपीट करेगा, उनमें से कुछ पॉइंट रिपीट करेगा, तो जिन पॉइंट को रिपीट कर रहा है उसको अंडरलाइन कर दो कि ये मेन पॉइंट है, क्योंकि रिपीट वही हो रहा है तो मेन पॉइंट है। और अगर कोई नया पॉइंट बताया वो भी लिख दो, बोलो इसको भी सॉल्व कर दूंगा तो क्या डिसीजन लेंगे, इसको भी सॉल्व कर दूंगा तो क्या डिसीजन लेंगे, एंड में बोलेगा हाँ डिसीजन लूंगा, एंड देन आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? yes, तो आज हमें पता चलेगा भाई कहां पर हमको कट करना है इस चीज को। तीसरी टेक्निक लिखिए, टेक्निक नंबर 3। अच्छा, कोई साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति है क्या? विज्ञान पढ़ाई किया है किसी ने? साइंस वाले लोग हाथ खड़े करो, विज्ञान में किसने पढ़ाई की है? 1 2, क्या बात करते हैं, साउथ में साइंस नहीं लेते क्या? नहीं, यहाँ तो पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। अच्छे से हाथ खड़े करो, साइंस वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग, आर्ट्स वाले लोग। अरे तो बाकी लोगों ने क्या किया है? तो किसी में तो हाथ खड़ा करो यार। बोले सर कुछ और बोलो सर, अच्छा सा है। नहीं ऐसा नहीं, वापस से पूछेंगे। साइंस वाले लोग हाथ खड़े करो अच्छे से। साइंस देखो, इस बार ज्यादा साइंस, भैया खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, और सर सरदार जी आप खड़े हो जाओ, सिंह साहब। ओके ठीक है, वेरी गुड। आर्ट्स वाले कौन लोग हैं? आर्ट्स वाले लोग, ओके मैडम आप खड़े हो जाओ। हाँ ये वाले मैडम, ठीक है। आपका नाम क्या है? चेतन। गंभीर जी, गुरसंजन जी, हर्ष जी, और कौन था यहाँ से? बस इतने थे। ओके मैडम आपका नाम क्या है? चंद्रकला जी। आप चारों लोग मिलकर चंद्रकला जी को समझाइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। और चंद्रकला जी आप समझ लीजिए, फिर आप बाकी सबको समझाना। बताओ, ये चारों लोग मन में क्या सोच रहे हैं पता है? बोले साइंस लिया क्यों? अच्छा लिया तो लिया, ये हाथ क्यों खड़ा किया? अब बताओ भैया, आप तो अभी भी पढ़ के निकले हो, बताओ मैडम को न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। आगे निकल लो। ममता मैम जब ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनर आता है और स्टेज से कुछ भी सवाल पूछता है ना, तो ऑडियंस में 3 तरह के लोग बैठे होते हैं। एक वो होते हैं जिनको सवाल पूछने में चुपचाप बैठे रहते हैं, जवाब आता ही नहीं है, क्या बोले, चुपचाप बैठे रहते। दूसरे वो लोग होते हैं जो जवाब देते हैं, वो ये नहीं सोचते सही है गलत है, वो क्या सोचते हैं सही हुआ तो ताली बजाएगी, नहीं हुआ तो सही पता चल जाएगा, नुकसान कुछ है नहीं। तीसरे वो लोग होते हैं जब ट्रेनर सवाल पूछता है तो वो लोग मन में सोचते हैं पैसा तुमने लिया, तुम बताओ हम क्यों भैया बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर को। अरे क्या बात करते हो, आप बताओ। मुश्किल है, नहीं समझा। अरे ट्राई तो करो। हाँ प्लीज बैठ जाइए, आप 3 चारों बैठ जाइए, बताइए। मैडम आप कहाँ बैठ गए? वो बैठ के बोले इन लोगों से कुछ होने वाला है। हाँ 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। हाँ वेरी गुड। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। वेरी गुड। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो 2 मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके बनाया जाता है। वेरी गुड। जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दिस सेकंड वन इज न्यूक्लियर फिशन, जो अभी आजकल ज्यादातर जहाँ काम हो रहा है दैट इज मोस्टली न्यूक्लियर फिशन। जो यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, ऑल आर न्यूक्लियर एलिमेंट्स। सो अगर इफ वी, नाम क्या है? गौरव भूषण। वो आर्ट्स की स्टूडेंट है। वो मॉलिक्यूल और फिजन और फ्यूजन और रिएक्शन और केन और यूरेनियम और वो सब हम सब है, सब पता नहीं चाहिए। बैठ जा, बैठिए मैडम। बट ठीक है, क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। गौरव, लेकिन आपने क्या किया समझ में आया आपको? आपने एग्जैक्टली वही किया जो
थोड़े टाइम पहले हुआ था। एक अंधा भिखारी था, एक लंगड़ा भिखारी था। अंधे भिखारी ने बोला आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा भीख मांगने। लंगड़ा ने बोला ठीक है मैं जाके आता हूँ। लंगड़ा भिखारी दोपहर को जब वापस आया तो बड़ा खुश था, गाना गाते गाते आया। तो अंधे ने बोला क्या बात है, तो बड़ा खुश लग रहा है, गाना वाना गा रहा है, क्या हुआ? बोले अपन जिस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, आज वहां पर एक सेठ आया, उसने खीर खिलाई सबको। तो उसने खीर क्या होती है? अंधा व्यक्ति लंगड़े को पूछा खीर क्या होती है? तो लंगड़ा बोला खीर होती है ना सफेद सफेद। तो बोले ये सफेद सफेद क्या होता है? अरे खीर होती है ना सफेद सफेद, मुलायम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसी सफेद सफेद खीर होती है। बोले मुलायम मुलायम क्या होता है? तो बोले अब इसको सफेद बगुला, बगुला होता है ना सफेद सफेद। बोला तो अंधा बोलता है बगुला क्या होता है? तो बोले अरे यार बगुला होता है ना, ऐसा एक बगुला होता है ना, ऐसे हाथ किया, बोलते ऐसा एक बगुला होता है, ऐसा एक सफेद सफेद मुलायम मुलायम। बोले अच्छा अच्छा खीर ऐसी होती है तो गले में उतरती कैसे है ना? सो आप समझिए इस चीज को कि अपन सभी लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, उसी लंगड़े की तरह काम कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 3 लिखिए, अननोन टू अननोन। अननोन टू अननोन, अपरिचित से अपरिचित। हम प्रोस्पेक्ट के पास जाकर उस विषय पर बात कर रहे हैं जिस विषय पर वो सुनना नहीं चाहता है और उसको समझ में नहीं आ रही है, और हम ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो उसको समझ में नहीं आती है। हम बोलते हैं एडीबी राइटर बहुत बढ़िया है, और उसको समझ में नहीं आता बेचारे एडीबी क्या हो। हम सब इंटर ऑफिस मेमो की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। ख्याल आ रहा है? केपीटीपी बहुत गजब है, उसको लगता है केपीटीपी क्या है भैया। अच्छा, प्रोस्पेक्ट नहीं चाहता है, भौमिक प्रोस्पेक्ट नहीं चाहता है कि आपको ये पता चल जाए कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, वो एक्सपोज नहीं होना चाहता है, तो इसलिए वो आपको बाद में अवॉइड करना शुरू कर देता है। अगली मीटिंग में भैया इससे दूर हो, ये खाली करें, इसको पता चल जाएगा मेरे को कुछ भी टप्पा नहीं पड़ा। क्या ला रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी, सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करो। अब ध्यान से सुनना, मैं उसको बताता हूं न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। मैं टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, तो अगली लाइन लिखो। टेक्निक नंबर 3 का सेकंड लाइन है, चौथा नहीं है, 3 का ही सेकंड लाइन है। अननोन टू अननोन वर्सेस नोन टू अननोन। अननोन टू अननोन। आप नोट्स नहीं बना रहे? हाँ, तो मांग ले रे, सेल्स का आदमी है। डायरी भी हाथ में दे, फिर तो नोट्स ही बना के प्रिंट आउट ही दे दो, फिर तो काम दे वो। अरे प्रिंट आउट के भी झंझट में क्यों पड़ते हो, सीधी पॉलिसी लॉगिन करके ट्रांसफर ही करो पैसा। ऐसा मत करो यार। हाँ, सो गौरव, अब देखना मैं बताता हूं नॉन टू अननोन टेक्निक यूज करके। मैडम, मिक्सर ग्राइंडर देखा है? मिक्सर ग्राइंडर यूज किया है? उसमें एक जार होता है, ये जार अपने आप चलता है, अपने आप चलता है जार। मोटर के ऊपर लगाना पड़ता है, मोटर अपने आप चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर लगाना पड़ता है। आपने पावर कनेक्शन किया, जार लगाया मोटर के ऊपर, उसके अंदर जो मेन ब्लेड होती है वो सारा काम करती है। उसके अंदर मूंगफली डाली, पीनट्स, ढक्कन बंद किया, चालू किया, क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग। जार को बाहर से आप लगाएंगे, कैसा लगेगा? गरम लगेगा। अंदर आग जलाई थी क्या? नहीं, आग नहीं जलाई, वो अंदर जो कुछ भी हुआ उससे वो गर्म हो गया। ढक्कन खोलना क्या? नहीं, ढक्कन नहीं खोल सकते, क्या होगा? फैल जाएगा, तो ढक्कन बंद रखना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर मूंगफली नहीं डालते। उसके अंदर जो डालते हैं उसको बोलते हैं यूरेनियम 352। इधर जो प्रोसेस होती है उसे ग्राइंडिंग कहते हैं, उधर जो प्रोसेस होती है उसे फिजन या फ्यूजन कहते हैं। इधर जो मिक्सर ग्राइंडर अपने आप नहीं चलता है, बाहर से पावर देना पड़ता है। इधर भी कैटलिस्ट होता है जो उस प्रोसेस को ट्रिगर करता है। यहाँ पर मूंगफली का पेस्ट बन जाता है, वो तो गर्म हो जाता है, एनर्जी जनरेट होती है, इधर भी एनर्जी जनरेट होती है। इधर मूंगफली के पेस्ट में मीठा डालोगे तो लड्डू बनेगा, मसाला डालोगे तो नमकीन बनेगा। इधर ये एनर्जी से पावर भी बनाया जा सकता है और बॉम्ब भी बन सकता है। इधर भी ढक्कन खोल नहीं सकते, इधर भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। अब एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर मिक्सर ग्राइंडर जैसा नहीं होता है, पर अब उसको समझ में आया है, क्योंकि हमें जीरो से लाना पड़ेगा ना, सीधे पीएचडी लेवल का नहीं बता सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही इस व्यक्ति की 7 पीढ़ियों ने 150 सालों से इंश्योरेंस को कभी प्रायोरिटी नहीं दी, और आप सीधे जाकर उसको बोलते हो 40 रुपए रोज बोलो, 16 साल पहले 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा। उसकी 7 पीढ़ी ने कभी 21 लाख नहीं मिलते हुए देखा इंश्योरेंस से। सुनो, समझो ध्यान से कि अभी जितने भी लोगों को इंश्योरेंस के क्लेम मिल रहे हैं, मैच्योरिटी के जो क्लेम मिल रहे हैं, वो कितने रुपए के क्लेम मिल रहे हैं?
1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि वो पॉलिसी 15-20 साल पहले ली गई थी और 15-20 साल पहले 50,000 और 1 लाख के सम एश्योर्ड बेचा करते थे लोग, यस और नो? तो अभी उसको 2, 3, 4 लाख आता है, उसको लगता है ये व्यक्ति बोलता है 1 करोड़ मिलेगा, मतलब 4 लाख मिले, लोगों को झूठ बोलता है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुपरिचित से अपरिचित टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? मैं भी एग्जांपल बताऊंगा। और आज की लास्ट टेक्निक, उससे पहले क्विज कर लेते हैं अपन। किसी के पास 100 रुपया है क्या? 500 रुपीज है क्या? 500 फास्ट कोई निकाले, कोई भी व्यक्ति 500 रुपया निकाले जल्दी से, एक क्विज करते हैं। मैडम 5-7 मिनट है ना मेरे पास? नहीं, विंसी, ओके। मैं आप सभी लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा, जो भी व्यक्ति उसका सही जवाब देगा, मिस्टर विंसी की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा उसको। ठीक है मिस्टर विंसी, कोई टेंशन नहीं ना? ये तो माया है, हाथ का मैल है, सब यही रह जाता है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, पता नहीं आपको?